नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नवदीप ओझा। आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी का नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और वो है साथियों कौन सा, वायुदाब पेटियां और पवन। वायुदाब पेटियां तथा पवन। ठीक है, देखते हैं साथियों वायुदाब पेटियों का मतलब क्या होता है और पृथ्वी पर कितने प्रकार की वायुदाब पेटी निर्धारित है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। वायुदाब का मतलब है साथियों, वायुदाब पेटी का मतलब है साथियों, पृथ्वी के धरातल पर दाब लगना, हवाओं का क्या लगना, प्रेशर लगना क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। यदि अपन इसको लिखें कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतें हैं जो भी, उनका क्या लगना, उन वायुमंडलीय परतों के कारण उन पर दबाव लगना, धरातल पर दबाव लगना क्या कहलाएगा, वायुदाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुदाब। कौन कौन सी परतें हैं, जैसे सौर मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। इनका जो प्रेशर लगता है किस पर, पृथ्वी के धरातल पर जो प्रेशर लगता है उन्हीं को बोला जाता है वायुदाब पेटियां। यदि अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे साथियों, पृथ्वी के क्या लिखेंगे, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतों का, वायुमंडलीय परतों का क्या लगना, वायुमंडलीय परतों का या वायुमंडलीय परतों के कारण, वायुमंडलीय परतों के कारण लगने वाला दबाव, लगने वाला दबाव, ये क्या है साथियों, वायु दाब कहलाता है। ठीक है, अपन जो पेटियां पढ़ेंगे तो मुख्यतः रूप से देखिए साथियों, पहले वायुदाब के बारे में समझते हैं, उसके बाद में अपन पृथ्वी की पेटियों के बारे में समझेंगे। तो वायुदाब का जो मापन है साथियों, वायुदाब का मापन किससे करेंगे, वायुदाब का मापन किससे कहा किया जाता है, वो किया जाता है साथियों, याद रखना, बैरोमीटर से। क्या, बैरोमीटर। वायुदाब का मापन किससे, बैरोमीटर से। यही पूछा जाए यदि साथियों वायुदाब की इकाई, तो याद रखना वायुदाब की इकाई है साथियों मिलीबार। क्या है, मिलीबार। क्या है, मिलीबार। बैरोमीटर की भी अलग अलग स्थितियां हैं साथियों। जब बैरोमीटर में क्या है साथियों, अचानक गिरावट आ जाती है, किसमें साथियों, जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट, तो इसका संकेत किसका संकेत देता है, यदि बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाती है तो वो किसका संकेत है, वो साथियों तूफान का संकेत है। किसका, तूफान का, या अपन बोले तो किसका, चक्रवात का संकेत है। किसका है, चक्रवात का संकेत है। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है, पहले क्या है, बैरोमीटर में रीडिंग क्या है, गिरना और फिर वापस क्या करना, बढ़ना। एक बार गिरना और फिर वापस बढ़ना, ये किसका संकेत है, ये किसका संकेत है साथियों, तो ये है किसका, वर्षा का संकेत, कि क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। किसका संकेत है, बारिश का संकेत है। आया समझ में यहाँ तक सबके, बहुत बढ़िया। और यदि अचानक क्या होती है साथियों, वर्दी होती है, अचानक क्या है, वर्दी होती है, तो ये है साफ मौसम, या अपन बोल सकते हैं प्रति चक्रवात का संकेत है। किसका, प्रति चक्रवात का। कि ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा, बैरोमीटर की जो स्थितियां बनती है उनके बारे में। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं साथियों वायुदाब पेटियां के बारे में, और उससे पहले अपन ने पढ़ा वायुदाब का मतलब क्या होता है पृथ्वी के समक्ष। ठीक है, तो पृथ्वी के समक्ष वायुदाब का मतलब क्या होता है साथियों, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतों का क्या लगना, प्रेशर लगना, दाब लगना ही क्या कहलाता है, वायुदाब
कहलाता है। और वायु दाब का मापन किस में किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है और इकाई क्या है इसकी? मिली बार है। इसकी अपन ने 3 स्थितियां पढ़ी, किसकी साथियों? बैरोमीटर की। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों कि अचानक वृद्धि होना, क्या बैरोमीटर में अचानक मापांक की वृद्धि होना किसका संकेत है? तो याद रखना साफ मौसम का संकेत है। अचानक गिरावट होना किसका संकेत है? तो तूफान का संकेत है। किसका संकेत है? तूफान का संकेत है। आया समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ेंगे वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, वायु दाब को साथियों प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साथियों तापमान। जहां तापमान क्या होगा साथियों? तापमान जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। मतलब उल्टा होता है हमेशा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये ध्यान रखना है। एक तो क्या है, वायु दाब को कौन प्रभावित करता है? तो आपने देख लिया कौन? तापमान प्रभावित करता है। दूसरा क्या है साथियों? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति भी क्या करती है साथियों? वायु दाब को प्रभावित करती है। क्या करती है? वायु दाब को प्रभावित करती है। तीसरा कारक क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है साथियों? समुद्र तल से ऊंचाई। तल से ऊंचाई, ये भी किसको? वायु दाब को प्रभावित करती है। और अंतिम है साथियों किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण या जल वाष्प। जल वाष्प या गुरुत्वाकर्षण, ये भी क्या है? वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। याद रखिएगा, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक 3 क्या 4 क्या क्या पढ़े अपन ने? एक पढ़ा तापमान, एक है पृथ्वी की घूर्णन गति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा जल वाष्प। देखिए साथियों, तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन गति ये दोनों क्या है? प्रमुख कारक हैं किसके? वायु दाब को प्रभावित करने के। अपन पढ़ेंगे इसके आगे क्या क्या होता है, कौन कौन सी पेटियां हैं वायु दाब की जो तापमान के कारण से बनी है, और कौन कौन सी ऐसी पेटियां हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से बनी है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं वायु दाब पेटियों के बारे में। देखिए, वायु दाब का क्षैतिज वितरण करते हैं। किसका साथियों? वायु दाब का क्षैतिज वितरण। और उसके अनुसार वायु दाब पेटियों के बारे में जानते हैं। वायु दाब पेटियां, देखो मुख्यतः रूप से वायु दाब पेटियां कितने प्रकार की है साथियों? मुख्यतः रूप से वायु दाब पेटियां 2 प्रकार की है। एक तो है साथियों कौन सी? तापजन्य पेटी। क्या कहलाती है? तापजन्य। तापजन्य, ठीक है। और दूसरी पेटी क्या कहलाती है साथियों? गतिजन्य। मतलब क्या हुआ? तापजन्य तथा गतिजन्य का मतलब यह हुआ, तापमान के कारण जिन जिन क्या पेटियों का निर्धारण हुआ है वो तापजन्य पेटी कहलाती है। किसके कारण साथियों? तापमान के कारण। तापमान के कारण जिन पेटियों का क्या हुआ है साथियों? निर्धारण हुआ है, वो सभी कौन सी पेटियां कहलाएगी? तापजन्य पेटियां। टोटल तापजन्य पेटियां कितनी हैं? तो टोटल तापजन्य पेटियां हैं कितनी साथियों? 3 तापजन्य पेटियां हैं। और यही पूछ ले गतिजन्य पेटी, तो इसकी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? गतिजन्य पेटियों की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पत्ति। ठीक है, और जो गतिजन्य पेटियां हैं ये टोटल कितनी हैं? तो गतिजन्य पेटियां कितनी हैं?
4। इसी प्रकार टोटल विश्व ग्लोब पर या पृथ्वी पर यदि आपको पूछा जाए क्या साथियों कि वायुदाब पेटियां कितनी हैं, तो याद रखना है टोटल वायुदाब पेटियां कितनी है साथियों, 7 वायुदाब पेटियां। 3 तो है तापजन्य और 4 है साथियों कौन सा, गतिजन्य पेटियां। क्या है साथियों, 3 है तापजन्य और 4 है गतिजन्य पेटियां। आया समझ में यहाँ तक। इनका मतलब क्या क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी तापजन्य पेटी है और कौन कौन सी गतिजन्य पेटी है। अब देखिए आगे, ये है क्या साथियों, पृथ्वी। ये है साथियों 0 डिग्री अक्षांश, या अपन बोल लें तो कौन सा, भूमध्य रेखा। क्या होती है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है साथियों, सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। लगभग सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, अधिक होता है। कहाँ कहाँ तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और साथियों 5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश का जो बीच का हिस्सा है, कहाँ कहाँ तक, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री ही क्या साथियों, दक्षिणी अक्षांश का जो हिस्सा है, यहां पे क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश का जो हिस्सा है यहाँ पे क्या करता है, सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा क्या, हाई, और प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा लो। टेम्परेचर हाई, प्रेशर हो जाएगा लो। आया समझ में। अब देखते हैं अपन, यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले, क्या साथियों, ध्रुवों की ओर चले, ध्रुवों की ओर चले तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी, तिरछी गिरती जाएगी, जिसके कारण से टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन ऐसी संभावना नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है हर टाइम, क्योंकि पृथ्वी की मैंने बताया वायुदाब पेटियां 2 मुख्य कारणों पर निर्भर करती है, एक तो तापमान पर और दूसरा कौन सी साथियों, घूर्णन गति पर। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, सूर्य की किरणें कहाँ पर, इस क्षेत्र में लंबवत पड़ेगी, जिस कारण से तापमान अधिक होगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इसलिए यहाँ पे क्या नाम दे दिया अपन को, इसने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इस क्षेत्र का क्या नाम दे दिया, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब, यहाँ पे कैसा वायुदाब होगा, वायुदाब होगा जो निम्न होगा, टेम्परेचर होगा जो क्या होगा, अधिक होगा, जिस कारण से यहाँ पे चलने वाली हवाएं क्या होगी, ऊपर उठकर फैल जाएगी, और क्या ध्रुवों की ओर क्या होती जाएगी, मूव होती जाएगी। किस ओर मूव होती जाएगी, ध्रुवों की ओर मूव होती जाएगी। यहाँ तक समझ में आया सबके। देखिए पहली वायुदाब पेटी पढ़ी अपन ने कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। आया समझ में, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में। ये है अपन की कौन सी, पहली पेटी। मतलब क्या हुआ, सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत चमका, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बताया क्या टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहां तक सबके समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, इसी तापमान के कारण से दूसरी पेटी कौन सी बनी, उनके बारे में देखिए। यह है ऊपर का कौन सा साथियों, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। क्यों हो गया उच्च वायुदाब, क्योंकि यहाँ यदि सूर्य है साथियों, यहाँ की किरणें यहाँ पर क्या है, बहुत कम पहुंचती है, जिस कारण से क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा साथियों, टेम्परेचर क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर तो होगा कम, और प्रेशर क्या होगा साथियों, प्रेशर होगा ज़्यादा। एज इट इज इसमें भी क्या होगा साथियों, टेम्परेचर होगा कम और प्रेशर होगा क्या साथियों, ज़्यादा। तो ये इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, उत्तरी, इसका नाम दे दिया साथियों उत्तरी
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, और इसी प्रकार इसका नाम दे दिया अपने दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर दाब कैसा है? अधिक है। मतलब समझ गए आप क्यों हुआ यहाँ पे दाब अधिक? क्योंकि सूर्य की किरणें का क्या है? तिरछापन है, जिनके कारण से यहाँ पर क्या ताप कम है, और ताप कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो गया कौन सा? उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये जो तीनों पेटियां हैं ये है तापजन्य। कैसी पेटियां हैं? तापजन्य पेटियां। कैसी पेटियां हैं साथियों? तापजन्य। मैंने बताया तापजन्य 3 पेटियां हैं मुख्यतः। कौन कौन सी होगी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, एक होगी उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और तीसरी हो गई कौन सी साथियों? दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये मुख्यतः कितने प्रकार की पेटियां हो गई? 3 प्रकार की पेटियां हो गई जो क्या है? तापजन्य है। आया समझ में यहां तक सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों आगे। उत्तरी गोलार्ध में कितना साथियों? 23.5 डिग्री से कहां तक साथियों? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक। कहां तक साथियों? 35 डिग्री तक। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम 23.5 डिग्री से कहां तक? 35 डिग्री तक का जो भी हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है इसमें क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। होना क्या चाहिए? यहाँ पे भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? टेम्परेचर धीरे कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब होता क्या उसके बारे में देखो। इन पेटियों को बोला जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये है उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह है साथियों दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। मतलब क्या हुआ? यहां पर क्या प्रेशर रहता है अधिक और क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है कम। क्या रहता है? प्रेशर रहता है अधिक और टेम्परेचर रहता है कम। क्यों रहता है? क्योंकि साथियों जो ये पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये क्या है साथियों? यहां से हवा क्या है? ऊपर उठती है और क्या है? ध्रुवों की ओर क्या करती है? संक्रमित होती है, जिस कारण से यहां आकर मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में आकर ये क्या करती है? हवाएं अपना विस्तार करती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है? दाब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये किस कारण से है? तो ये याद रखना साथियों, ये गतिजन्य पेटी है। कौन सा है? गतिजन्य पेटी। कौन सी है? गतिजन्य पेटी। और इन्हीं उपोष्ण उच्च वायुदाब जो भी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं, इन्हें बोला जाता है अश्व अक्षांश। यदि डायरेक्टली पूछा जाए अक्ष अक्षांश किसे, तो याद रखना 30 डिग्री को। और यदि पेटी के रूप में पूछा जाए अक्ष अक्षांश 23 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का जो बीच का हिस्सा है, इसमें अश्व अक्षांश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके बारे में। प्राचीन काल में क्या था साथियों कि इस पेटी से क्या हुआ? घोड़े से भरा एक प्लायन मतलब जो जहाज रहती है बड़ी, वो क्या इस पेटी के अंदर से गुजर रही थी, जिस कारण से उसको हवा की नमी क्या हो गई? हवा की वायु की शांति के कारण से उसको पार करने में क्या हुई? दिक्कत आई, जिस कारण से कुछ घोड़ों को समुद्र में क्या करना पड़ा? फेंकना पड़ा, भार को कम करना पड़ा आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इसका नाम दे दिया अश्व अक्षांश। यदि पूछा जाए अक्ष अक्षांश पेटी किसे बोलते हैं, तो अश्व अक्षांश पेटी किसे नाम देते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश पेटी कहा जाता है। आया यहां तक समझ में सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे।
वापस इसी प्रकार अपन दोनों गोलार्ध में 50 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, कहां तक, 50 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, इसे बोला जाता है साथियों उपध्रुवीय दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब आपको यह लग रहा होगा यहां पे निम्न क्यों आया, क्योंकि तापमान तो ऊपर जाएंगे तब कम होता जाएगा, लेकिन और क्या होता है, प्रेशर अधिक होता जाएगा, तो यहां पे क्या हुआ, निम्न कैसे हुआ। तो देखिए साथियों, याद रखिएगा यहां पर निम्न इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बताया केवल वायुदाब तापमान पर भी ही निर्भर नहीं करता है, क्या पृथ्वी की किस पर घूर्णन गति के कारण पर भी निर्भर करता है, जिस कारण से यहां पर क्या हुआ है साथियों, निम्न हुआ है। इसी प्रकार यह क्षेत्र क्या कहलाएगा साथियों, उत्तरी उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी कहलाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर होगा टेम्परेचर तो क्या होगा साथियों, अधिक, और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा साथियों, टेम्परेचर अधिक होगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आया समझ में। तो कितनी प्रकार की ये पेटियां हो गई, देखिए साथियों 7 प्रकार की पेटियां हो गई है, और ये भी जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है ये भी है कैसी, गतिजन्य। आया समझ में सबके, गतिजन्य पेटी है। अब देखिए एक बार वापस बता देता हूं मैं सबके बारे में, उनके बारे में 1 बाय 1 करके देख लीजिए धीरे धीरे। सबसे पहले क्या था साथियों कि सूर्य की किरणें किसके लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत चमकेगी, तो यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, यहां पे टेम्परेचर होगा क्या, ज्यादा, और प्रेशर होगा क्या साथियों, कम। इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण में जो भी हिस्सा है उसमें कौन सी होगी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। मतलब प्रेशर कम होगा और कहां पर होगा, भूमध्य रेखीय, तो इसका नाम रख दिया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, यहां पे वायु की गति क्या होती है, शांत होती है, जिस कारण से इस पेटी को याद रखना डोल ड्रम पेटी भी नाम दिया गया है। क्या, डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। कौन सी पेटी साथियों, डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है, याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सी, 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, दोनों साइड का जो स्थिति है इसको अपन ने नाम दिया उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहां पे क्या होता है साथियों, यहां पे होता है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर यदि लो होगा और प्रेशर क्या होगा, हाई होता है। टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। ठीक है, ये भी कैसी पेटी है, तो मैंने बताया ये भी कैसी है, गतिजन्य पेटी है। कैसी है, गतिजन्य पेटी है। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी भी कैसी है साथियों, गतिजन्य पेटी। तो गतिजन्य पेटियां कितनी हो गई, 4, और तापजन्य पेटियां कितनी हो गई, 3 पेटियां हो गई। कौन कौन सी हो गई, समझ में आया, एक बार वापस देख लो। यदि आपको पूछा जाए साथियों तापजन्य, तापजन्य पेटी के बारे में कि कौन कौन सी है, 7 पेटियों में से तापजन्य पेटी कौन कौन सी है, तो याद रखना पहली तो है कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। समझ में आया, जिसे अपन डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये। ठीक है, दूसरी कौन सी है, उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। और एक है लास्ट कौन सा, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये सभी, इन सभी तीनों पेटियों का निर्माण किससे हुआ है, तापमान के कारण से हुआ है, इसलिए ये कौन सी पेटियां हैं, तापजन्य पेटी।
इसके अलग कौन सी गतिजन्य, गतिजन्य पेटी के बारे में पूछा जाए कि गतिजन्य पेटी कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले है कौन सा, उत्तरी उपोषण, कौन से साथियों, उत्तरी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। और यही पूछा जाए दूसरी कौन सी है, तो दक्षिणी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तीसरी कौन सी हो गई साथियों, तो उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और चौथी हो गई साथियों कौन सी, दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। हो गया यहां तक फंडा क्लियर सबके। ये हो गई 3 कौन सी, तापजन्य पेटी, और ये हो गई 4 कौन सी, गतिजन्य पेटियां। आया समझ में। यहाँ पे क्या होगा, निम्न नाम से आ रहा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा साथियों, अधिक, प्रेशर क्या होगा, कम। उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा साथियों, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, एग्जिट टेम्परेचर कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम और प्रेशर क्या हो जाएगा साथियों, ज्यादा। निम्न वायुदाब पेटी, तो इन दोनों में हो जाएगा टेम्परेचर अधिक तो प्रेशर कम। आया समझ में सबके। यहाँ तक कितनी प्रकार की पेटियां हो गई साथियों, तो कितनी प्रकार की पेटियां हो गई, ये टोटल पृथ्वी पर 7 पेटियां हैं। कितनी हैं, 7 पेटियां। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य पेटी नहीं है। तापमान के कारण से 3 पेटियां बनती है, जो कौन कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब और दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। हो गया क्लियर सबके, बहुत बढ़िया। यहां तक हो गया किसके बारे में, वायुदाब पेटियों के बारे में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन सी पेटी है और किस प्रकार होती है। अब है अपन अगला क्या है साथियों, अपने पवनों के बारे में। पवन क्या चीज होती है, पवन है क्या चीज, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। देखिए देखिए साथियों, पहले पवन के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन करते हैं क्या चीज होती है। किसी स्थान विशेष पर वायुदाब में भिन्नता के कारण, क्या है साथियों, कोई स्थान विशेष है, कोई फिक्स जगह ले ली अपन, और वायुदाब क्या है उसकी अलग अलग है। उस वायुदाब भिन्नता के कारण वायु की उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या साथियों, किसी स्थान विशेष, क्या साथियों, किसी भी स्थान विशेष पर वायुदाब की भिन्नता के कारण, वायुदाब की भिन्नता के कारण, वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु का उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर गति क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी साथियों, पवन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पवन कहलाएगी। पवन की डेफिनेशन क्या हो गई साथियों, किसी स्थान विशेष पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु का उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करना क्या कहलाता है साथियों, पवन कहलाती है। एक चीज हमेशा याद रखना कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही गति करता है, निम्न वायुदाब। ठीक है, किस साइड से करेगा, उच्च वायुदाब से हमेशा किस साइड बढ़ेगा, निम्न वायुदाब की ओर ही पवन क्या करती है, गति करती है। ठीक है, उच्च वायुदाब के बारे में देखें यदि अपन, सर्वाधिक उच्च वायुदाब कहां पर है, तो उच्च वायुदाब सर्वाधिक होता है साथियों हमेशा समुद्र में। कहां होता है सर्वाधिक,
समुद्र में होता है, ठीक है। और यदि निम्न वायुदाब पूछ ले आपको सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखना मरुस्थल में। कहाँ पे होता है? मरुस्थल में। और यही विश्व पर पूछ ले आपको देश के हिसाब से, तो याद रखना सर्वाधिक होता है वायुदाब कहाँ पर होता है? साइबेरिया, रूस में। और सबसे कम होता है मैरियाना ट्रेंच में निम्न वायुदाब। हो गया क्लियर? ये तो हो गया पवन के बारे में। अब अपन को पढ़ना है कि कितने प्रकार की मुख्यतः रूप से पवनें होती है, ठीक है। कौन कौन सी पवनें होती है उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देख लीजिए, यहाँ तक हो गया अपन पवन के बारे में, और आगे अपन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की पवन होती है। देखिए, मुख्यतः रूप से पवनों को 3 भागों में अपन ने क्या कर लिया? अलग अलग विभाजित कर लिया। कौन कौन से 3 भाग हैं वो देख लिए। एक होता है साथियों स्थायी पवन। कौन सा होता है? स्थायी पवन। दूसरा होता है साथियों कौन सा? सामयिक पवन। सामयिक पवन, यह सामयिक पवन है, ठीक है। एक होता है कौन सा साथियों? स्थायी पवन है, सामयिक पवन है, और एक होता है साथियों स्थानीय पवन है। मुख्य रूप से कितनी हो गई? 3 प्रकार की पवनें हो गई। कौन कौन सी? स्थायी पवन, एक हो गई कौन सी? सामयिक पवन, और तीसरी हो गई कौन सी? स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की पवनें हो गई। इन तीनों प्रकार की पवनों का मतलब क्या होता है 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं। स्थायी पवन कौन सी होती है साथियों? याद रखिएगा, स्थायी पवन वो होती है जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलती है। कौन सी पवन होती है स्थायी पवन? स्थायी पवन का मतलब हो गया जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलती है, वो सभी कौन सी होगी साथियों? स्थायी पवनें होती है। कौन कौन सी होती है? स्थायी पवनें होती है। उनके बारे में अपन देखते हैं आगे कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो क्या हो गया साथियों? स्थायी पवनें कौन सी होगी? जो वर्ष पर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलती है, वो सभी कौन सी पवनें कहलाएगी साथियों? स्थायी पवनें कहलाएगी। और इन्हीं को प्रचलित पवनें भी कहा जाता है और सनातनी पवनें भी कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है साथियों? इनको बोलते हैं प्रचलित पवन, और इन्हीं को बोला जाता है सनातनी पवन। ग्रहणी पवनें भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, मुख्य रूप से एग्जाम्पल देखें कौन कौन से हैं स्थायी पवनें, तो याद रखना एक तो होती है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें कैसी पवनें हैं? स्थायी पवन है। एक होती है साथ में कौन सी होती है? एक होती है पछुआ पवन, पछुआ पवन है। और एक होती है साथियों ध्रुवीय पवन। ये मुख्य रूप से कितनी पवनें हैं? 3 प्रकार की पवनें हैं, जिन्हें क्या है? कैसी पवनें हैं? स्थायी पवनें। क्या मतलब हुआ स्थायी पवन का? जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा तथा निश्चित क्रम में चलती है, वो सभी स्थायी पवन कहलाती है। कौन कौन सी है? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, और ध्रुवीय पवन है। आ गया यहाँ तक समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब क्या है कि सामयिक पवन किसे बोलते हैं? जो पवनें मौसम तथा समय के अनुसार परिवर्तित होती है। किसके अनुसार? जो पवन मौसम तथा समय के अनुसार परिवर्तित होती है। समय के अनुसार परिवर्तित होती है, वो सभी कैसी कहलाएगी? सामयिक पवनें कहलाती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला तो है मौसमी पवन। मौसमी पवन कैसी है? सामयिक पवन कहलाती है। दूसरा है साथियों थल तथा
जल पवन, स्थल जल भी बोला जाता है या थल या जल पवन। तीसरा है घाटी समीर पवन, घाटी समीर। पर्वत घाटी समीर पवन। ठीक है, ये सभी कैसी है साथियों, सामयिक पवनें कहलाती है। कौन कौन सी हो गई साथियों, एक तो हो गई साथियों कौन सी, मानसूनी पवनें। दूसरी हो गई स्थल तथा सागरीय समीर, स्थल समीर या सागरीय समीर या अपन बोल सकते हैं थल तथा जल पवन। इसी का ही नाम है क्या, स्थल तथा सागर समीर, स्थल तथा सागर समीर। ठीक है, किसका नाम है, थल तथा जल पवन का। और पर्वत तथा घाटी समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर, ये मुख्यतः रूप से कितनी प्रकार की पवनें हैं, 3 प्रकार की, जो कौन सी है, सामयिक पवनें कहलाती है। अंतिम पवनें बची है साथियों, वो कौन सी, स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों का मतलब ये हो गया, जो हवाएं किसी स्थान विशेष के तापमान और मौसम के अनुसार चलती है। किसके अनुसार साथियों, जो हवाएं किसी स्थान विशेष के तापमान और वायु दाब के अनुसार, जो पवनें किसी स्थान विशेष के तापमान वे दाब के अनुसार चलती है, वो सभी पवनें कौन सी कहलाएगी, स्थानीय। कौन कौन सी है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे सबके बारे में, जैसे फोन है, गिबली है, ठीक है, इन प्रकार अलग अलग, बोरो है, लू है, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे चलती है उनके बारे में एग्जाम्पल मैंने बता दिया। देख लिए पवन, वापस देख लीजिए एक बार, पवन कितने प्रकार की होती है, तो पवनें कितने प्रकार की होती है साथियों, तो पवनें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्थायी पवनें पहला, दूसरा है कौन सा साथियों, सामयिक पवनें, और तीसरा है साथियों कौन सा, स्थानीय पवनें। तीनों का अलग अलग अपन ने क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया। स्थायी पवनें कौन सी, जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा और एक निश्चित समय के क्रम के अनुसार चलती है, वो सभी स्थायी पवनें। कौन कौन सी होगी, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन। सब के बारे में अपन पढ़ेंगे अलग अलग, कौन सी व्यापारिक पवनें होती है, कहाँ पे चलती है, उनके बारे में। मौसमी पवनें कौन सी होती है, तो याद रखना, सामयिक पवनें मौसमी पवनें कहलाती है। कौन सी, मौसमी पवनें, और इन्हीं का मौसमी पवनें बोलो, मानसूनी पवनें बोलो, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए, थल तथा जल पवन या स्थल तथा सागर समीर, पर्वत घाटी समीर। स्थानीय पवनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, जो स्थान विशेष के तापमान तथा वहां के दाब के अनुसार चलेगी, वो सभी स्थानीय पवन के अंदर आती है। अब अपन सब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले स्थायी पवनों के बारे में, ये व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय पवनों के बारे में, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ चलती है, 1 बाय 1 करके थोड़ा समझिएगा मैप के आधार पर। देखिए ये हो गया साथियों 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गया साथियों, 0 डिग्री अक्षांश अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है, आया क्या समझ में। और यहाँ पर दाब कैसा रहता है, दाब निम्न रहता है। कहाँ रहता है, निम्न रहता है। इसके बाद में अपन ने पहले पढ़ा यहाँ पे साथियों, याद हो तो 35 डिग्री तक, 23.5 से 35 डिग्री तक यहाँ दाब कैसा रहता है, यहाँ दाब रहता है उच्च। इसके बाद में पढ़ा अपन ने कौन सा साथियों, 66.5 डिग्री तक, या अपन एवरेज माने 60 डिग्री, ठीक है। और इस साइड में भी अपन ने क्या पढ़ा, 23.5 से 35 डिग्री तक, मतलब 30 डिग्री। और इस साइड में भी अपन ने पढ़ा 60 डिग्री तक। देखिए हुआ क्या, मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री क्यों लिखा मैंने, 30 डिग्री क्यों लिखा, उसके बारे में बता देता हूँ। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा साथियों, पेटियां पढ़ी थी, याद हो तो 7 पेटियां पढ़ी थी, ठीक है। उन 7 पेटियों में निम्न में से अपन ने पढ़ा कौन कौन सी,
जो उच्च है और कौन कौन सी जो क्या है निम्न है उनके बारे में। ठीक है, यदि यहाँ का क्षेत्र देखें 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो यहाँ पर क्या रहता है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। क्या रहती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, और 30 डिग्री तक का जो हिस्सा है, मतलब 23.5 से 35 डिग्री तक, यहाँ अपन ने पढ़ा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो यहाँ है निम्न दाब, यहाँ है क्या है साथियों, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, कम, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, अधिक। ठीक है, तो मैंने बताया पवन हमेशा हाई प्रेशर से किस ओर चलेगी, लो प्रेशर की ओर चलेगी। किस ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो देखिए साथियों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, तो इसका मतलब हो गया पवन किस ओर चलेगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेगी। लिख देता हूं मैं साथियों, यह है कौन सा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब ठीक है, यह है साथियों उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब। यह है साथियों उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। मैंने बीच का सेंटर ले लिया सब, जैसे 23.5 से 35, तो मैंने बीच का सेंटर ले लिया कितना, 30 डिग्री तक। ठीक है, और यहां पर कौन सी है साथियों, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है, इसी प्रकार सेम यहां पर भी उत्तर उपोष्ण उच्च वायुदाब। उसके बाद में हो गया साथियों उत्तरी नहीं दक्षिण, सॉरी, दक्षिण उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये हो गया दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और अंतिम हो गया कौन सा साथियों, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब। हो गया, ये हो गई कौन सी अपने पेटियां, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, हवा जो पवन है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो यहाँ की जो स्थिति है बीच की, यहाँ पे हवा कैसी चलेगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलेगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में वापस यही सेम दक्षिणी उच्च उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। लेकिन ये हवा सीधी ना चलकर फेरल के नियम के अनुसार कैसे चलती है, तिरछा चलती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी ये पवन, दाहिनी ओर। ठीक है, ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने कैसे चलेगी साथियों, अपनी बाईं ओर चलेगी। याद रखना, क्योंकि यहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है, जिस कारण से ये पवन ने क्या चलेगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। लेकिन ये क्या नहीं चलेगी, सीधी ना चलकर फेरल के नियम के अनुसार, कायरोलिसिस जो बल लगता है उसके अनुसार ये पवन है जो क्या चलेगी, तिरछी चलेगी। और किस प्रकार चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर चलेगी। आया समझ में। और इन्हीं पवनों को बोला जाता है क्या साथियों, व्यापारिक पवन। क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवन। यदि आपको पूछा जाए व्यापारिक पवन किन के मध्य चलती है, तो याद रखना उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर कौन सी पवन चलती है, तो व्यापारिक पवन चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से कहां तक, निम्न वायुदाब की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के बीच में कौन सी पवन चलती है, व्यापारिक पवन। क्वेश्चन आ जाए पवनों की, यदि पूछा जाए किसके बीच में चलती है, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली कौन सी, उपोष्ण
उच्च वायुदाब से, चाहे कोई से भी गोलार्ध में हो, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, वायुदाब की ओर चलती है। आया समझ में? और ये कौन सी पवन कहलाती है? व्यापारिक पवन कहलाती है। कौन सी पवन कहलाती है साथियों? ये व्यापारिक पवन कहलाती है। अब देखिए इनकी दिशा पूछा जाता है, इनकी दिशा, ठीक है। यदि दिशा पूछा जाए, आगे दे लेते हैं व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवन को अपन के पता चल गया किस ओर चलती है। यदि दिशा पूछा जाए तो याद रखना दिशा देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है? यदि अपन मैप ये समझे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया कौन सा? पूर्व, और ये हो गया साथियों कौन सा? पश्चिम। यदि इनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा देखें तो कौन सी है साथियों? ये दिशा है, और इस साइड आ रही है, मतलब उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी दिशा है। कैसी दिशा हो गई व्यापारिक पवनों की? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी हो गई साथियों? उत्तरी पूर्व से, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। पूछा जाता है व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, तो याद रखना व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है? ठीक है, कैसी है? उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिम में। और यही पूछा जाता है यदि दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है, तो देखिए वापस मैप पर आइए आप। दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में है साथियों ऐसे, ये इस साइड की ओर जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ साथियों कि दक्षिणी पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर अपन लिख सकते हैं इनकी दिशा कैसी है दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो गई दिशा किसकी? व्यापारिक पवनों की। देख लिया। अब व्यापारिक पवनों के बारे में एक बार समझ लो। व्यापारिक पवन किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है वो सब भी क्या कहलाएगी? व्यापारिक पवनें कहलाती है। ठीक है, ये पवनें सीधे चलती है क्या? नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? फेरल के नियम के अनुसार उन्होंने एक नियम बनाया था कि पवनें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, जिस कारण से ये पवनों की दिशा में क्या हो जाए? सीधा ना चलकर भूमध्य रेखा की ओर थोड़ा क्या है? तिरछा चलती है, जिसके कारण से इनकी दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब इनका क्या है? व्यापारिक पवन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पहले इस क्षेत्र में जो अधिकतर व्यापार होता था वो इन पवनों के सारे समुद्री मार्ग क्या पार किया करते थे, जिनसे कारण से इनका नाम पड़ गया व्यापारिक पवन। आया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। ये हो गया व्यापारिक पवनों के बारे में। अब इसके बाद में है साथियों किसके बारे में? अगली पवन कौन सी है उनके बारे में। पछुआ पवन। देखिए आइए, ये हो गया व्यापारिक पवन। इसके बाद देखिए पछुआ पवन। अब देखिए साथियों, अब क्या होगा? पछुआ पवन में उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो क्या होगा साथियों? पवन किस प्रकार चलेगी? उच्च वायुदाब से किस ओर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ये वही स्थिति, ये सीधी ना चलकर क्या चलेगी? थोड़ी तिरछी चलेगी। तो इस कारण से उपोष्ण उच्च वायुदाब से ये चलेगी कैसे? इस प्रकार। ये उल्टी क्यों जा रही है इसके? क्योंकि यहां पर निम्न वायुदाब है या उच्च, यहां पर उच्च वायुदाब है, यहां निम्न वायुदाब, यहां पे भी निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से पवन हमेशा किस ओर? निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इन्हीं दोनों साइड में यही प्रोसेस है। तो इन्हीं पवनों को क्या नाम दिया गया है साथियों? पछुआ पवन। ये कौन सी पवन है? पछुआ पवन। किन के मध्य चलती है? तो याद रखना उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, निम्न
वायुदाब की ओर चलती है। आया समझ में? अब दोनों गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे कौन सा हो, दक्षिणी गोलार्ध हो। अब देखो पश्चिम पवन किन के बीच चलती है, तो आपको बता दोगे उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है पछुआ पवन। अब देखते हैं पछुआ पवन के बारे में, अपन दिशा के बारे में। पछुआ पवनों की दिशा वही सेम, कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी दिशा रहती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। देख लीजिए, वापस चलिए किस पर, मैप है, उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी है। ठीक है, बना लिया। ये हो गया कौन सा, उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया साथियों कौन सा, पश्चिम। अब बताइए मेरे को कि पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी है, तो ये जा रही साथियों कौन सी, पछुआ पवन इस दिशा में। मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। तो मतलब क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में ये पछुआ पवन कैसे चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आया? और इसी प्रकार को पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में, चलिए मैप पर, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में यह दिशा है। मतलब क्या हो गया साथियों, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व। मतलब क्या हो गया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कौन सी चलती है साथियों, तो कौन चलती है, पछुआ पवन चलती है। अब देखो पछुआ पवन के बारे में थोड़ा सा। पछुआ पवन क्या है साथियों, जिस स्थिति में चलती है, मतलब क्या साथियों, 30 डिग्री से जो ये 60 डिग्री का हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक क्या है, स्थल मंडल है और उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में इसी क्षेत्र में 30 डिग्री से 60 डिग्री पर क्या है साथियों, जल मंडल सर्वाधिक है, मतलब सागर समुद्र ज्यादा है। जिस कारण से पछुआ पवन, यदि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक तेज किस दिशा में चलती है, तो सर्वाधिक तेज है जो दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी, बजाय किसके, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे स्थल मंडल होने के कारण से उन पवनों में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर महासागरीय क्या, स्थल होने के कारण से रुकावट उत्पन्न ना होकर ये क्या, कंटिन्यू क्या चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर तेज गति के चलती है कौन सी, पछुआ पवन है। और इसीलिए इन तेज गति के कारण से समुद्री लोगों को क्या था, आने जाने में कठिनाई होती थी। इसलिए कुछ अक्षांशों का विशेष नाम दिया गया। कुछ पछुआ पवनों पर अक्षांश जो चलती थी, कुछ अक्षांशों पर जो पछुआ पवन चलती थी, उनका विशेष नाम दिया गया। उनके बारे में देखो, सबसे पहले है 40 डिग्री अक्षांश। कौन से बात कर रहा हूं मैं, दक्षिणी गोलार्धी। कौन से, दक्षिणी गोलार्धी। 40 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है, 50 डिग्री अक्षांश को क्या नाम दिया गया है, और 60 डिग्री अक्षांश को क्या नाम दिया गया है, पूछा जाता है खूब बार। देखिए 40 डिग्री अक्षांश को क्या नाम दिया गया है, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। ठीक है, कौन सी अक्षांश को, 40 डिग्री, कब, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 50 डिग्री अक्षांश है जो दक्षिणी गोलार्ध में, उनको नाम दिया गया है क्या साथियों, भयंकर 50, भयंकर 50। और 60 डिग्री को है चीकता 60। ये किसने दिया, जो समुद्री नाविक हैं उन्होंने क्या, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन अधिक तेज गति से चलने के कारण से इनके व्यापारिक मार्ग या फिर क्या आवागमन में बाधाएं उत्पन्न करती थी। इन अक्षांशों पर बहुत तेज गति से चलती थी, इसलिए इन्होंने क्या स्पेशली नाम दे दिया, गरजता चालीसा, भयंकर 50, चीकता 60। क्या दे दिया, चीकता 60। आएगा समझ में सबको, बहुत बढ़िया। ये हो गई मुख्यतः रूप से किसके बारे में साथियों, पछुआ पवनों के बारे में। अपन ने देख लिया पछुआ पवनों की क्या साथियों, सबसे पहले तो दिशा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा होगी, और ये बल मैं बता रहा हूं, ये जो भी स्थानीय पवन हैं कौन कौन सी, व्यापारिक और पछुआ, और अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय पवन। ठीक है, ये सभी पवन हैं जो यदि इस मैप के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया
तो एग्जिट आपको थ्योरी पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी है। क्योंकि यदि ये मैप समझ लिया, आपको पता चल रहा है कि हमेशा पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी और अपना सीधा ना चलकर फेरल के नियम के अनुसार थोड़ा कैसे चलेगी, तिरछा चलेगी। कैसे तिरछा चलेगी? उत्तरी गोलार्ध में यहाँ का क्या सिस्टम है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी, अपनी दाहिनी ओर और इधर बाईं ओर, और यहाँ पे सेम उत्तरी गोलार्ध अपनी दाहिनी ओर, तो यदि इधर जा रही है तो दायां इधर होगा, तो इस तरफ मुड़ गई, और ये हो गई बाईं ओर अपन इस तरफ मुड़ गई। ये हो गई कौन सी साथियों, पछवा पवनों के बारे में। आया यहाँ तक सबके समझ में? देखिए अब अगला है साथियों पछवा पवन के बारे में, के बाद में क्या है साथियों, लास्ट पवन बची है स्थायी पवन की, और वो है कौन सी साथियों, वो है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन है। देखिए अब यहां पे देखिए, ये है उच्च वायुदाब और ये है निम्न वायुदाब। पवन कैसे चलेगी, ध्रुव से किस ओर चलेगी साथियों, ध्रुव से किस ओर चलेगी, निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवीय की ओर। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। क्या साथियों, पवन है। तो देखिए ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं साथियों, और किन किन के मध्य चलती है, तो याद रखना ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर कौन सी पवन चलेगी, कौन सी पवन चलेगी, ध्रुवीय पवन चलेगी। कौन सी दूरी, चाहे कोई से भी गोलार्ध में हो, उत्तरी ध्रुव में होगा तो भी उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उत्तर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब से दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या करती है, चलती है। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो सेम एज इट इज अपन को देखना है दिशा के बारे में कि किस दिशा है, तो देख लीजिए यदि यही पूछा जाए आपको कैसी साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, तो मैं बता रहा हूं इस दिशा से आ रही है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, उत्तर पूर्व से लेकर कैसा हो गया, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो देख लीजिए साथियों अपनी अंतिम है जो कौन सी, ध्रुवीय पवन है, इनकी दिशा कैसी है। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी है साथियों, मैप के अकॉर्डिंग देखिए, वापस आइए मैप पे, कैसी है, उत्तर पूर्व से लेकर ये से चल रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो अपन लिख सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किसकी दिशा है साथियों, पवन की दिशा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है, दक्षिणी गोलार्ध में आइए सभी मैप पर देखिए, दक्षिण गोलार्ध में कैसी है, मतलब इस साइड से जा रही है ये पवन, और इस साइड में मतलब क्या हो गया, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर। क्या हो गया साथियों, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। आया समझ में? ये हो गई किसकी, ध्रुवीय पवनों की दिशा हो गई। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ये मुख्यतः रूप से कौन कौन सी, ये मुख्यतः रूप से हो गई पवन आपके 3 प्रकार की पवन हो गई जो स्थायी पवन है उनके बारे में। देखिए वापस एक बार अपन देख लेते हैं। स्टार्टिंग अपन ने पढ़ा साथियों वायुदाब पेटियां तथा पवनों के बारे में। वायुदाब पेटियां और पवनों के पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा वायुदाब होता क्या है। तो पृथ्वी के सापेक्ष यदि पढ़े वायुदाब के बारे में तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो दाब लगता है, सिंपल भाषा में पृथ्वी पर जो किसका परतें हैं, वायुमंडल की परत है, समताप मंडल है, सौभ मंडल है, आयन मंडल, इनका जो दाब लगता है वो क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है, तो मापन किससे, बैरोमीटर से। इकाई क्या है साथियों, तो इकाई याद रखना क्या है, मिली बार है। 3 कंडीशन होती है बैरोमीटर की। कौन कौन सी कंडीशन होती है, अचानक गिरावट, तूफान, अचानक वृद्धि, साफ मौसम, प्रति चक्रवात, अचानक बढ़ना या गिरना वर्षा का। ठीक है,
अब देखो दूसरा अपन ने क्या पढ़ा साथियों, वायुदाब को प्रभावित, मैंने बताया दो चीजें तो मुख्यतः प्रभावित करती है, कौन कौन सा, एक तो तापमान और एक पृथ्वी की घूर्णन गति। जहां पर तापमान अधिक होगा प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, लगभग जगहों पे, सभी जगहों पर जरूर नहीं है पृथ्वी पर, क्योंकि कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पे तापमान क्या है साथियों कम है, लेकिन प्रेशर भी क्या है वहां पे कम है या नहीं है, अपन ने पढ़ा था। क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। किस पर, पृथ्वी की घूर्णन गति पर। समुद्र तल से ऊंचाई, जल वाष्प, गुरुत्वाकर्षण इसके कारक हैं। वायुदाब पेटियां मुख्यतः रूप से दो प्रकार की, तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी में कितनी, 3 है, तापमान के कारण निर्धारण, और गतिजन्य पेटी का पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निर्धारण। 4 ये 3 ये, टोटल पेटियां पूछ ले तो पृथ्वी पर कितनी है, 7 पेटियां। कटिबंध कितने हैं, आगे क्लासों में पढ़ा था शायद कटिबंध के बारे में, अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी, 5 कटिबंध है, कितने 5, और ताप पेटियां कितनी है, 7 है। आगे देखिए 1 बाय 1 करके सबके बारे में पढ़ा अपन ने, जितनी भी प्रकार की क्या स्थायी पवन हैं उनके बारे में। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा इनके बीच का क्षेत्र के बारे में कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के जो अक्षांश है यहाँ पर क्या था, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम होगा, तो मतलब निम्न दाब की स्थिति बन गई। तो मैंने नाम रख दिया क्या, यहाँ का नाम क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और गति की क्या है, कम होने के कारण, वायु की मात्रा गति कम, हवा कम होने के कारण इसका नाम क्या है, डोल्ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 23 डिग्री 35 डिग्री, यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, टेम्परेचर वही सेम है, क्या है टेम्परेचर तो है साथियों क्या उल्टा, ये किस पर डिपेंड करती है, ये गति पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उच्च है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है, यहां पर भी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है। यहां पर वापस टेम्परेचर क्या हो गया, अधिक, प्रेशर हो गया लो। ठीक है, ये कुछ 3 ऐसी जो ताप पर डिपेंड करती है, और 4 ऐसी जो किस पर, घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। ये तापजन्य पेटी अपन ने पढ़ा कौन कौन सी किस प्रकार की है उसके बारे में। अब देखिए पवन, किस स्थान विशेष पर पवन किसे बोलते हैं, किस स्थान विशेष पर जो भी चलती है क्या वायु चलती है उस अपन क्या बोल सकते हैं, पवन बोल सकते हैं। और वायु या पवन हमेशा उच्च वायुदाब से किस ओर चलेगी, निम्न वायुदाब की ओर ही चलती है पवन हमेशा। ठीक है, सर्वाधिक यदि उच्च वायुदाब पूछ ले अपन को समुद्र में है, और निम्न वायुदाब पूछ ले तो कहां पर है, मरुस्थल में है। आगे देखिए पवन ने कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। आया समझ में। स्थायी पवन में कौन कौन सी है और क्या क्या नाम, वो पवन जो निश्चित दिशा निश्चित क्या क्रम में चलते स्थायी। सामयिक पवन है या इनको क्या है, मौसमी पवन भी को बोला जाता है सामयिक पवन को, मतलब मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है जो सामयिक पवन है। और स्थानीय पवन है जो स्थान विशेष पर चलती है, वहां के तापमान तथा किसके दाब के अकॉर्डिंग वो होगी स्थानीय पवन के बारे में। अपन ने आज पढ़ा किसके बारे में, स्थायी पवनों के बारे में, कौन कौन सी, व्यापारिक पवन, और किसके बारे में, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के बारे में, किस कैसी दिशा होती है और किस किस के बीच में चलती है उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन ने क्या किया, पूरा डिस्कस किया। आया क्या सबके समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए साथियों इसी प्रकार यदि आप सबसे पहले ज्योग्राफी में ये ध्यान रखना कि मैप जो भी मैं बना रहा हूं यहाँ पे, उस मैप को थ्योरी से ज़्यादा इस मैप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो आपको थ्योरी लिखने की या रटने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि आप क्या है, रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस दें। ठीक है, इसी प्रकार, क्योंकि आपके एग्जाम में रटा हुआ तो आप मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन जब ये मैप आपको याद आएगा तो 100% आपके वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के अपन अभी पवने पढ़ ली, आगे भी अपन अलग अलग पवने पढ़ेंगे, तो उनको क्या होगा साथियों, समझना की जरूरत ज्यादा है रटने से ज्यादा। तो मेरा कहना यही है कि ये जो भी अपन मैप बना रहे हैं एक बार वापस बनाएगा आप अपनी क्या नोटबुक में, इस जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से बनाएगा, और उसमें देखिएगा क्या आपको कैसा लग रहा है, कैसे पवन जाननी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। बाकी जो भी 2 प्रकार के पवने बची है कौन कौन सी साथियों, सामयिक पवने और स्थानीय पवने, इनके बारे में आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।